बिना दौलत के जिंदगी में शान नहीं होती। करेक्ट। बिना दौलत के जिंदगी गतिमान नहीं होती। अगर दौलत ही दौलत हो जाती जिंदगी में तो खुद के भीतर खुद की पहचान नहीं होती। करेक्ट। अपने ही नाम के अंदर मैंने अपना रीजन ढूंढा था और वैल्यूज सर्च किया था। ऋचा, तो आपका नाम बचपन से ही है, तब आपने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? 13 नंबर भी आपको तो क्या मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो शायद यहाँ का दरवाजा हमारा खुद का खुलता है। तो जब तक आपके पास पेन नहीं होता तब तक आप दवा ढूंढने नहीं जाते। तो दर्द का होना जरूरी है, तभी दवा मिलेगी। जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हर चीज की अपनी जगह है, सब अपने उस पे हैं, ऑर्बिट पर हैं, अपनी स्पेस पर हैं, तो कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। मेरे को जब पे चेक मिलता है, व्हेन आई गेट माय सैलरी, तो मुझे लगता है कि बस ठीक है, उड़ाया जाए, खत्म किया जाए, इधर खर्च करो, इधर खर्च। मनी के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप रहना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी, हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप विद मनी क्या होना चाहिए सो दैट इट ग्रोज। मैंने जब इनर वर्क किया और क्वांटम फिजिक्स पढ़ा तो मैंने देखा कि सब चीज़ की बात हो रही है कि हर चीज़ एनर्जी है, और हम एक लैक में भी जी रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है जो आपको खींचती है, नीचे लेकर आती है। और जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है जिसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है। हाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फॉर आवर चैनल। बचपन से बहुत सारी बातें सुनी हैं, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे, मेहनत से ही पैसा आता है और कोई रास्ता नहीं है। ये कुछ बिलीफ्स हैं जो हमारे पैटर्न में, बिलीफ सिस्टम में रजिस्टर हो जाते हैं। टैलेंट है, स्किल है, हार्ड वर्क जरूरी है, तब मनी आता है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आया, मेहनत तो गधा भी करता है। Hard work is donkey as well. These changing beliefs with the changing trends. We have our eminent guest with us, Richa Gupta. She's an entrepreneur, an educationist, and founder of Regain Yourself. Let's welcome Richa on our platform. Hi, Richa. Thank you for being with us. Thank you so much. Tell us something about yourself, Richa. Just as pleasing as your personality is, what do you do? मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ, प्राइमरी स्कूल है, और वो मेरे फादर और मेरी मदर ने स्टार्ट किया था। लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा से स्कूल नहीं था। लाइफ के कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो होते हैं जिसमें आप एक रिलेशनशिप कहते हैं, वहाँ से एक स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट होता है, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे क्या सीखना है, मेरी सोल जर्नी क्या हो सकती है। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ने मुझे एक पाथ दिया जिस पे मैंने पढ़ना शुरू करा, और वहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है रीगेन योरसेल्फ का। एंड रीगेन योरसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आई फाउंड कि मेरे अंदर ही था जो कुछ था, तभी उसके बाद उसका नाम रीगेन योरसेल्फ रखा। होल थिंग, द होल आंसर्स वर इन मी एंड विद इन मी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि हम जो कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ अपने अंदर है, तो वहाँ से आता है रीगेन योरसेल्फ। वंडरफुल, वेरी राइट। हाँ, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, बस हम बाहर दुनिया में झांकते रहते हैं, अंदर की तरफ लेंस हमारा नहीं जाता। Absolutely. तो वो क्या मोमेंट था कि आपने यू चेंज योर लेंस टुवर्ड्स सीइंग इनसाइड, एंड जो रीगेन किया आपने, उससे आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपकी जीवन का मकसद जो है बदल गया, वो ऐसा क्या था? जैसे लाइफ में आता है कि हम सभी एक मोमेंट की तलाश में रहते हैं, तो मैं अपना नाम देख रही थी, और मेरा नाम है रिचा गुप्ता। तो मैंने अपने पापा से वैसे ही पूछा कि रिचा का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने बोला जो ऋग्वेद होते हैं उनमें जो मंत्र लिखे हैं उन्हें ऋचा कहा जाता है। तो वेद की ऋचाएं ऐसे बोला जाता है। एंड वेद हम जानते हैं कि कितने स्पिरिचुअल और कितने बड़े हमारी लाइफ में वैल्यू रखते हैं। तो वहाँ से जब मुझे समझ में आया कि अगर वेद की ऋचा है और ऋग्वेद की जो ऋचा है
मेरे नाम का अगर री फर्स्ट और गुप्ता का ग ले लिया जाए तो वो रिग बनता है। और कुछ क्लिक होने लगा कि ये मेरे लिए कनेक्टिंग डॉट है, आई हैव टू गो, कुछ तो मुझे लेना है। मैं बाहर ढूंढ रही हूँ लेकिन मेरे नाम में ही कुछ छुपा है। तो जब मेरे नाम में कुछ छुपा है और नाम के लिए तो मैं अवेयर नहीं थी जब रखा गया था, तो इसका कोई कनेक्टिंग डॉट है, इसका कोई स्पिरिचुअल रीज़न है जो मुझे ये नाम मिला है और आज मुझे ये मोमेंट मिल रहा है। देन 13 नंबर मेरे साथ आया कि मेरी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 13 नंबर है। एंड वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे सब बचपन से बोलते थे यार 13 नंबर ना बड़ा हिंदू में उसमें बड़ा वो माना जाता है, अनलकी। तो हो सकता है कि हमारी पैटर्निंग में हो। Exactly. और जब लाइफ ऐसे चल रही है तो मेरे फादर एक राइटर भी थे, पोइट भी थे, और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी पर एक किताब लिखी। तो उस मोमेंट पर मैंने जब सिखिज्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा वो हुआ तो मैंने देखा और मुझे वहाँ बात पता चली कि जो हमारा ओमकार है इट इज़ ऑल्सो नंबर 13। अगर फिगर देखी जाए उसकी तो वो 13 नंबर में। मैंने सारा अपना जो जितना मेरे पास पैटर्न था या जितने मुझे बिलीव्स मिले थे मैंने सारे वहाँ से वॉश कर दिए। मैंने कहा आज से ऋग्वेद की ऋचा 13 नंबर ओमकार का मेरी जर्नी यहाँ से चेंज होगी और मैं अंदर जाके सर्च करूँगी कि क्या है। Wonderful. तो अपने ही नाम के अंदर मैंने अपना रीज़न ढूंढा था और वैल्यू सर्च किया था। Wonderful. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होता है तब हम पहले बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं तो हम इस चीज़ को देख नहीं पाते। आपकी जर्नी में ऐसा, नाउ यू बीन कोचिंग पीपल, तो ऐसा होता है कि जब हम एक कहते हैं ना एक कॉम्प्लिकेशन या जिंदगी की उस मुश्किल पे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं अब इसके ऊपर हमें कुछ समझ नहीं आता, तब हम उस लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पे जाते हैं। इज इट राइट कि हम तब उसको बहुत डीपली, क्योंकि ऋचा तो आपका नाम बचपन से ही है, तब आपने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया 13 नंबर भी आपको तो क्या मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो शायद यहाँ का दरवाजा हमारा खुद का खुलता है? डू यू समवेयर से दैट? एब्सोल्युटली, नेसेसिटी इज इन्वेंशन ना, मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब तक आपके पास पेन नहीं होता तब तक आप दवा ढूंढने नहीं जाते। तो दर्द का होना ज़रूरी है तभी दवा मिलेगी, या दवा आप क्रिएट करेंगे स्टडी करके कि आपको किस चीज़ से आराम आ रहा है, और जब आपको आराम आएगा तो वही दवा फिर आपके लिए काम भी करती है और आप उसे आगे बांट भी देते हैं। करेक्ट। तो अभी भी आप स्कूल, यू आर स्टिल लीडिंग द स्कूल एंड बिसाइड्स इट आप लाइफ कोचिंग दे रही हैं। हाँ जी। आपका सबसे बड़ा जो मुझे फैसिनेट करा आज हमारे ऑडियंस के लिए टच करने को, क्योंकि आई रेड अ टैगलाइन ऑन योर सोशल मीडिया एंड इवन ऑन टेस्टिमनीज आई रेड 10K से 10 मिलियन की जर्नी, वेल्थ मैनिफेस्टेशन, वी ऑल वांट इट। हाँ, वो 10,000 से कितने जीरो ऐड होते हैं और वो जीरोस कैसे ऐड होते हैं, वो साइकोलॉजी क्या है, वो मैनिफेस्टेशन का क्या वे है, उस पे थोड़ा सा वो। बिना दौलत के जिंदगी में शान नहीं होती। करेक्ट। बिना दौलत के जिंदगी गतिमान नहीं होती। अगर दौलत ही दौलत हो जाती जिंदगी में तो खुद के भीतर खुद की पहचान नहीं होती। करेक्ट। डेफिनेटली हमें लाइफ में दौलत बहुत चाहिए, और उतनी तो हमें मिल रही है जितनी में हमारा सर्वाइवल चल रहा है। ठीक है, खाना पीना सब हो रहा है, जितने कपड़ों की ज़रूरत है वो भी हो रही हैं, लेकिन एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए पैसा नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं पैसा नहीं है, दौलत तो बाद का वर्ड आता है। और इस वर्ड को लिया जाए अगर कि हमें दौलत बात कर रहे हैं और पैसा बात कर रहे हैं, ये दोनों थोड़ा सा ना इनके अंदर एक बाल बराबर डिफरेंस आता है। पैसा तो विजिबल है जिसे हम करेंसी के रूप में काउंट करते हैं, एंड दौलत इस थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट। इस सफर में जब पैसे की बात आ रही है और पैसे से दौलत तक जाना है तो वो एक एनवायरनमेंट बनता है अपने आप में, लाख तक या 1 मिलियन तक, या जीरोस कितने ऐड कर रहे हैं। तो मेरी जब मैं स्टडी कर रही थी और इनर वर्क ही कर रही थी, तब मुझे समझ में आया, और इसमें NLP भी ऐड हुआ, कि हर अमाउंट
हमारे विजन में एक ही जगह पर नहीं है। ओके 10,000 मुझे इधर नज़र आ सकता है विच इज़ ईजीली एक्सेसिबल। आप अगर विजुलाइज करेंगे या अगर आपकी सोच जाती है तो आप देखें कि आपको हर अमाउंट अलग अलग प्लेस पर नज़र आ रहा है। जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हर चीज़ की अपनी जगह है, सब अपने अपने उस पे हैं, ऑर्बिट पर हैं, अपनी स्पेस पर हैं, तो कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। अगर आप 10,000 के वर्दी हैं तो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल। वहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी को हाई करना होगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें या वो चीज़ आप तक आ सके। तो ये है 10,000 से 10 लाख तक का सफ़र जिसमें हमने स्टडी किया। इसमें एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में, वो ये है कि हम सब बचपन में चांद देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। हमने कभी विंडोज से भी देखा है, कभी शायरों की शायरी में सुना है और इमेजिन किया है कि चांद में परियां हैं या चांद में ये है या चांद कैसा होगा। और हम सब यही सोचते हैं कभी मुझे मौका मिलता या मेरे पास पावर्स होती तो मैं चांद पे जाता। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में चांद पर पहुंच गए। ऐसा क्या किया उन्होंने जो चांद पर पहुंच गए? हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने वो स्टडी को एनवायरनमेंट को स्टडी किया और उस पूरी स्टडी को पढ़ने के बाद उस पर कुछ एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद वो वहाँ पर पहुँच गए। सेम वे हम जो भी चीज़ अपनी मैनिफेस्टेशन में रखना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसका एक एनवायरनमेंट है, उसका एक स्पेस है और वो जो स्पेस है उस स्पेस की स्टडी की जानी चाहिए कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आपकी एनर्जी उसके साथ कैसे मैच करे। और जब आपकी एनर्जी मैच करेगी तो डेफिनेटली यू विल बी देयर। तो वेल्थ की जो स्टडी है या जो हमें जो भी हमारा गोल है या जो भी हमारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सबका स्फेयर, सबका जोन अलग होता है। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में 10 मिलियन का स्पेस अलग हो सकता है और आपके अलग हो सकता है। ये किस बेस पे डिसाइड होता है, कैसे पता लगता है हमें, या एबिलिटीज पे? ये हमारे बिलीव्स पे भी है, हमारी पैटर्निंग पे भी है, जो हमने बचपन से अपना एनवायरनमेंट देखा है। और जब हम एक लाइफ की तरफ फेस कर रहे हैं और बढ़ना सीख रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, उस टाइम में हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला, हमने मनी बिलीव्स क्या लिए, हमारा पैटर्न क्या बना, मेरे पेरेंट्स पैसे को लेकर कैसे बात करते थे, उन्होंने कुछ बातें भी बोली होंगी, मेरे समाज ने कुछ बातें बोली होंगी, अरे ये सस्ती चीज़ है, इसका कोई मोल नहीं। तो सस्ती चीज़ इज़ इजीली एक्सेसिबल, जो महंगी है तो इजी उस पे आ जाती है। हाँ, तो वो बिलीव्स में भी आ गया दैट इट इज़ इजीली एक्सेसिबल। और जो जिसको बड़ा बताया गया वो जल्दी से एक्सेसिबल नहीं था, अप्रोचेबल नहीं था, तो मेरे बिलीव्स में भी आया कहीं ना कहीं। तो हम सबके बिलीव्स के हिसाब से सबका अपना अपना स्पेस है, हम सब अपनी जगह पर रख के बैठे हैं। जैसे मैंने बचपन से सुना है कि ना पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है। सो दिस वाज अ स्टैंडर्ड डायलॉग कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स। इतना आसान नहीं होता, इतना जल्दी से तुम लोग उड़ा लेते हो। तो शायद वो कहीं पर रजिस्टर हो चुका है और इसी वजह से पता है कि भाई दिन रात काम करना है। तो जबकि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो उतने ना क्वालिफाइड है, ना उतने इक्विप्ड विद नॉलेज है। उन लोगों ने हायर किया हुआ है पीपल हु आर 10 टाइम्स मोर क्वालिफाइड देन देम। कहीं पर इसका रेलेवेंस बैठता है कि क्योंकि हम वो पैटर्न अपना ब्रेक ही नहीं कर पाए और हम काम करके दे रहे हैं उनको। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। बात कर रही हूँ मैं रॉथमैन सिगरेट के फाउंडर की, और बात बहुत पुरानी है। यूरोप में वो क्वालिफाइड नहीं थे और यूरोप में चर्च में घंटी बजाते थे। मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने वो काम शुरू किया और उन्हें चर्च की घंटी बजाने का काम मिल गया। कुछ समय के बाद जो कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर क्वालिफाइड लोग ही रहेंगे, ठीक है। तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया। तो जितना उनका बैलेंस बच रहा था उनके हाथ में दिया और वो चलते हुए आ रहे हैं और कुछ किलोमीटर तक वो चलते चले जा रहे हैं कि उन्होंने देखा मैं इतनी देर से चलता हुआ आ रहा हूँ, इस रास्ते में, इस बीच में कोई भी पानी की दुकान नहीं है। तो जो मेरे पास पैसे हैं, एक काम करता हूँ, छोटा सा
कुछ यहाँ खोल देता हूँ जिसमें पानी के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि टैक्सी बहुत दूर मिलती है, लोगों को चलना पड़ता है इस वे पर। तो उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोल ली। अब करते करते पानी बिकने लगा तो उन्होंने वो पैसा और इन्वेस्ट करा, वहाँ सिगरेट्स का भी हो गया, और धीरे धीरे वो टर्न हो गया, वो उन्होंने अपनी सिगरेट फैक्ट्री ही खोल ली। इस लेवल तक चला गया। जब उनकी तरक्की हुई, नाम हुआ, तो एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने पूछा कि अभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने इतनी तरक्की कर ली, और अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या करते? तो उनका एक ही आंसर था, तब मैं घंटी बजा रहा होता। क्योंकि वहाँ पर मतलब एक क्वालिफाइड पर्सनालिटी की जरूरत थी, और अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन होती तो मैं सिर्फ घंटी बजाता होता। तो इट्स बिलीफ ओनली कि आप किस बिलीफ के साथ कहाँ चल रहे हैं। तो ये पैटर्न को हम कैसे ब्रेक करें? देखो, इसमें पहले पास बिलीफ पे चलते हैं। हमारा जब पैटर्न बन रहा था, जब हमारे आसपास लोग बोलते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं हमें ये बोला, पढ़ लिख जाओ फिर अच्छी जॉब करना, पहले पढ़ लो फिर अच्छा पैसा कमाना। अच्छा पैसा और पढ़ लिख जाओ कि उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी। अब उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन करना था, मास्टर्स करना था, पीएचडी करना था, क्या करना था? अब हमारे बिलीफ में ये बैठा है कि पढ़ लिख जाओ और फिर पैसा कमाना। ठीक, तो हमने जितना पढ़ा, उसके बाद जब हम बाहर गए तो पता चला कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। अब मेरा जो वर्दीनेस था वो कम हो गया। बिल्कुल। तो वहाँ से आता है मेरा सेल्फ वर्थ। जब मेरी सेल्फ वर्थ थी उतनी रही, तो अकॉर्डिंगली सबके पास अपने अपने बिलीव्स हैं। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, हो सकता है उनके पास दूसरा बिलीफ हो, भाई मेरे पास एजुकेशन नहीं है और मुझे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो दे हैव देयर ओन बिलीव्स, वी हैव आवर ओन बिलीफ कि हम तो पढ़ लिख के स्किल पर इतनी वर्थ रखते हैं, मुझे इतने की नौकरी दे दो बस। जैसे हम बहुत रिनाउंड नाम लेते हैं, मार्क जुकरबर्ग, जो कॉलेज ड्रॉप्ड आउट्स हैं, जिन्होंने कॉलेज किया भी नहीं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की, एंड यू नो दे हैव ब्रोकन दोस ट्रेंड्स कि एक पढ़ाई करके ही आप एक चीज़ अटेन कर सकते हो। बट इन ओल्ड पैटर्न्स को हम कैसे, एंड स्पेसिफिकली टुडे वी विल टॉक ओनली ऑन वेल्थ। हमारे ऑडियंस को 2025 is what they want, that you know a lot of zeros to be added after the number, कि नंबर के हमारे बाद कुछ 4-5 जीरोस और ऐड हो जाए, जो भी हमारा करंट स्टेटस है सबका। तो उसको हम कैसे बिलीफ को उन बिलीफ्स को ब्रेक करके फ्रेश बिलीफ्स जो हमारे को बेनिफिट दे सके? देखो, इसमें जो मैं सबसे पहला बोलूँगी वो है हमारा एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट हम पे बहुत इम्पैक्ट करता है। हम जाना कहाँ चाहते हैं? अगर हम ज़ीरोज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो पहले अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको एक बार चेक करें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, थ्रू NLP एंड थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड थ्रू काउंसलिंग्स ऑल्सो आप सेल्फ वर्थ को चेक कर सकते हैं। अभी तो पॉडकास्ट एंड बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं। इसके बाद अपने एनवायरनमेंट, हमेशा कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। वो 5 लोग कौन हैं? वो 5 चीज़ें क्या हैं? तो अगर हमने अपने ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं, और मेरी लाइफ में मात्र एक विशफुल इंटेंशन कि मेरे ज़ीरो बढ़ जाएं और मेरे ज़ीरो नहीं बढ़ रहे, और उसके बाद मेरी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहता, इसका बस इतना सा रीज़न है कि वो विशफुल थिंकिंग जो है उसको एक एक्चुअल बोलते हैं ना, गोल अलाइनमेंट नहीं मिला कि वो तीर निशाने पर जा लगे। बस वो वाली चीज़ तक की बात है। तो बेसिकली जैसे कहते हैं कि वो राइट चिट्ठी नहीं भेज पा रहे हैं, द राइट लेटर इज नॉट बीन एड्रेस्ड टू द राइट प्लेस। आप यूनिवर्स, पीछे मैं कहीं पर सुन रही थी कि कोई मैनिफेस्टेशन का ही सेशन था कि आप मांगते हो, जब तो आप मांगते हो मेरा 10 से 10,000 कर दो, 10,000 से 10 लाख कर दो, अरे वो तो बहुत सारा देने को तैयार है। सो द यूनिवर्स इज, बट आप अपने आप को कन्फाइन कर रहे हो। क्या ये भी करेक्ट थ्योरी है? मतलब हमें नंबर और सब कुछ सेट नहीं रखना चाहिए, जैसे हम गोल्स में कहते हैं स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक थिंग। तो क्या जब हम वेल्थ मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या हमें स्पेसिफिक नंबर की करनी चाहिए? वेल्थ में अगर बात करें तो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, गोल्स में बात करें तो स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, ठीक है।
जब हम वेल्थ मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो वेल्थ में बहुत कुछ आता है। मेरा अच्छा समाज, मेरा अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इट्स ऑल माय वेल्थ। ठीक, लेकिन जो गोल्स हैं मेरी इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, दैट शुड बी इन स्पेसिफिक नंबर्स कि हाँ भाई मुझे इतने अमाउंट की नीड है, इससे पार भी जा सकता हूँ। उतने के साथ स्टक नहीं रहना है, डेफिनेटली वो ऊपर नीचे रहता है। मैनिफेस्टेशन में 80-20 का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ चीज़ें जाएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ लाइफ से चली जाएंगी, और कभी कभी हमें लगता है कि हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और कुछ गलत मैनिफेस्ट हो गया। तो वो एक टाइम होता है जब आपकी लाइफ से कुछ बाहर निकलेगा। सपोज यहाँ अभी हमें कुछ और नया रखना है तो इसे यहाँ से उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही नहीं रख सकते। करेक्ट। तो लाइफ में भी जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ कुछ रखा है, वो निकलेगा तब जाके कुछ नया आएगा। तो चेंजेस आते हैं, और यूनिवर्स जब सुनता है आपने कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज किया और इमीडिएटली लाइफ में कुछ हड़बड़ हो गया, बड़े स्वीटली वो अराइव नहीं हुआ, तो हम यूनिवर्स को कोर्सने लग जाते हैं, हम मेंटोर्स को बताने लग जाते हैं, अरे आपकी टेक्निक से ये हो गया। ट्रस्ट द प्रोसेस, चाहे डिले रहे तब भी प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आएगा। डिलेड बट नॉट डिनाइड बोलते हैं जैसे। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ तो अच्छा हुआ तो ये बिलीफ माना गया, बिकॉज ही रीच्ड एट अ पॉइंट। लेकिन कुछ लोग, देखिए सक्सेस होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ यू नो आई हैव अ स्टोरी टू टेल, बट अगर जब हम फेलियर देखते हैं, ग्रोथ नहीं देखते, तब हमारे पास क्या है जो हम जिस बात पे रिलाई कर सके, यू नो जस्ट टू लूप ऑन, कि हम उस पे रिलैक्स कर, मतलब कुछ भी जिसके ऊपर हम निर्भर होके चल सके। सी एवरीवन हैज अ ब्रोकन इमोशन, कहीं ना कहीं सबके पास है। और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब उन्होंने एक ब्रोक टाइम फेलियर जो है वो देखा होगा। उन सब के लिए जब आपका ये वाला टाइम चल रहा है, सी उनके साथ भी तो ऐसा हुआ कि अब उनके पास काम भी नहीं है, ठीक है। एक थॉट आया, उस थॉट पे उन्होंने एक्शन ले लिया, और वो एक्शन ने धीरे धीरे करके एक सर्टेन टाइम लिया होगा, कुछ साल लिए होंगे, जिंदगी की कुछ मेहनत ली होगी, कोई विश्वास लिया होगा। वो डे 1 पे वही बिलीफ नहीं था। तो जब हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, मुझे सिर्फ लर्न करना है उस स्किल को यहाँ से निकलने के लिए। वो पेशेंस कैसे लाई जाए? इतना टर्बुलेंस होता है, जरा सा जिंदगी में कुछ हिल जाता है तो संयम नहीं होता है ना। वो पेशेंस, उस टाइम यू आर सो शैकल्ड, ब्रोकन इनसाइड आउट, आपको पता नहीं होता, आपको जो सहारा मिलता है आप उस सहारे को भी पकड़ने को तैयार हो जाते हो। सो दैट्स अ सिचुएशन ऑफ लाइफ। और मनी एक ऐसा स्फेयर है जहाँ पे लोग सालों मेहनत करते हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। तो जब वो चीज़ें नहीं अटेन होती हैं तो वो संयम, पेशेंस, या उसको, उस मैनिफेस्टेशन को जो उन्होंने किया उसको कैसे रीडिज़ाइन किया जा सकता है, या उसको कैसे चेंज किया जा सकता है टू अटेन दैट रिजल्ट। जब मेरे पास काउंसलिंग में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ही डेट से जूझ रहे हैं या बहुत ही क्राइसिस से चल रहे हैं और अभी पैसा मैनिफेस्ट करना है, और कुछ टेक्निक्स देख के उन्होंने बोला कि इतना मैनिफेस्ट हो गया, तो मेरा वहाँ एक सवाल होता है, इतना मैनिफेस्ट हो गया तो इतना भी हो सकता था। आपसे सवाल ये है कि उतना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उतना मांगा नहीं, और अगर मांगा था तो उसके लिए भी वो तैयारी नहीं की थी। पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो सबसे पहले जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो पेशेंस इज द फर्स्ट स्किल कि जो हमें डेवलप करनी चाहिए अपनी चीज़ों को पाने के लिए। सिंपल सी बात है कि मेरे पास आज पेशेंस नहीं थी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ इस सिचुएशन पे। अब अगर आज भी आगे भी पेशेंस नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? जो स्किल अभी मेरे पास है, जो मेरे पास स्किल नहीं है, उससे तो मैं उस सिचुएशन पे खड़ी हूँ। अब यहाँ से निकलने के लिए तो मुझे कुछ और चाहिए, और वो पेशेंस भी तो हो सकती है। तो पेशेंस को एक स्किल की तरह लें, ये नहीं कि मेरे लिए ट्रॉमा आ गया और मुझे सब्र भी रखना पड़ेगा। पेशेंस भी अपने आप में एक स्किल है, डिवाइन स्किल है कि आपको सब्र रखना आ गया, और जैसे कहा जाता है श्रद्धा और सबूरी। तो हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, एक अपना प्रोसेस होता है, आपको बस उसको फेथ और कन्विक्शन से फॉलो करते रहना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम जो आप कहते हैं।
तो वेल्थ में आप बताइए, मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक या वेल्थ की एक ऐसी कि 7 दिन में मेरे ऑडियंस को मेरे पॉडकास्ट के चैनल में लिखा हुआ है आपके उसमें कमेंट सेक्शन में कि हमने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया और हमने इतना टाइम्स कर लिया, ऐसी एक टेक्निक बताइए। द बेस्ट टेक्निक विच आई एवर फॉलोड और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ वो है लेडर टेक्निक बाय नेवल गोडार्ड। ओके, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया कि 3 से 7 दिनों के अंदर आप एक स्किल डेवलप करेंगे और वो स्किल डेवलपमेंट से आप वो मैनिफेस्ट करेंगे 7 दिन के अंदर ही। और उन्होंने क्लेम भी किया था कि अगर आप ये 3 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो आगे का सेशन मेरा फ्री रहेगा। ओके, आप भले ही मुझे पैसे मत देना। तो वो टेक्निक ये थी कि आपको 21 सीढ़ियां चढ़नी है जब आप सोने जा रहे हैं। ठीक, ट्रांस में है, अल्फा स्टेट में है, डीप ब्रीदिंग करी, सो गए और आप लेट के ही सोच रहे हैं कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और सीढ़ी जब आप चढ़ रहे हैं तो दोनों साइड से आप उसे पकड़ रहे हैं, यानी आपको अपने दोनों हाथ देखने हैं, अपने दोनों पैर देखने हैं। आपने लेडर चढ़ी, 21 सीढ़ी आपने काउंट करी, उसके बाद 21 ही आपने उतरी। 2 से 3 बार करें और सो जाए। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। ये टेक्निक नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोला कि आप 3 दिन के अंदर लेडर चढ़ जाएंगे, ऑर्गेनिक लेडर जो है जो उसकी बनी होती है। और ये हुआ भी, 3 से 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं लोग ऑर्गेनिक लेडर चढ़ गए। अब एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया। नाउ द थिंग इज कि उनका कहना था जब आपका ब्रेन रात में अल्फा स्टेट में ये वाला आपने इन दोनों को अलाइंड किया, इट मीन्स कि आपका पूरा फोकस अलाइनमेंट में आ गया। अब उस मोमेंट पर आपने कैश काउंट करना है। ओके, ठीक है। अ पैकेट ऑफ 100 काउंट्स और 100 का ही नोट देखें, आप किसी भी करेंसी में देखें उसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 की जो काउंट है उसे पूरा अपना पैकेट को पूरा काउंट करें, अपना पूरा सैक जो है वो काउंट करके अपने पर्स में रखते हुए विजुलाइज करें। इतनी सी टेक्निक है। इस टेक्निक ने सबके लिए जेब में पैसा डाला है और मेरी अपनी में भी और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन्होंने लेडर टेक्निक से पैसे खींचे हैं या कमाए हैं या मैनिफेस्ट करे। वंडरफुल। तो मतलब ये 3 दिन करने से, 3 दिन का एक्सपेरिमेंट और उसके बाद इसको कितना रेगुलरली करना चाहिए या करते ही रहना चाहिए? करते रहें, जितना विश्वास है। मैंने ये देखा कि शुरुआत में जो 100 तक की काउंटिंग है उसी में गुम जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, पूरी काउंटिंग नहीं पहुंच पाती। लेकिन जैसे जैसे वो माइंड चलने लगता है और वो डेवलपमेंट आती है, पैसा का आना भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 दिन बिल्कुल फोकस के साथ कर लिया और आप बोलेंगे अगले ही दिन आपकी जेब में 10,000 रुपए आ गए। ऐसा नहीं होगा। आपको जो अलाइनमेंट एक्चुअल मिली होगी, जो अनकॉन्शियस अलाइनमेंट मिली होगी, उतना पैसा आप अपनी जेब में देखेंगे। अब यहाँ से हम बिलीव्स हैं जिसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, एनर्जी मेंटेन करेंगे, तभी तो आपके जीरोस बढ़ेंगे ना अपनी उसमें। अभी तो सेल्फ वर्थ भी आ रही है। तो जितना अनकॉन्शियसली आपने अलाइनमेंट किया उस पूरे 100 के सेट को काउंट करने में, उतना तो जरूर आएगा। ओके, सो रिलीजियसली हम जितना, इसमें फेथ कितना बड़ा चाहिए हमको? ये सारा गेम फेथ का? ऑब्वियसली फेथ तो है ही। और जब हमने पहले दिन सीढ़ी शुरू करी थी तब क्या था? तब भी तो एक फेथ ही था कि मेरे लिए आज कोई रास्ता निकला है। आज मेरे लिए एक सिंपल सी टेक्निक आई है जिसमें मेरा कुछ भी नहीं लगेगा, मेरी हींग फिटकरी कुछ भी नहीं लगेगा। जस्ट फोकस, मुझे आज सिर्फ फोकस करना है और मेरी जेब में आज 2-3 दिन के अंदर मेरी जेब में पैसा आएगा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने बोला कि जो लेडीज़ हैं ना, होम मेकर्स, जिनके पास सिर्फ सोर्स उनके हस्बैंड हैं, उन तक ने मैनिफेस्ट करके दिखाए मुझे पैसे। सो मेरा बिलीफ इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। एंड मैं सबको फिर लेडर टेक्निक बाय नेवल गोडार्ड और उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, क्योंकि हमने पूरा ही उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया। राइट, मतलब हर स्फेयर के लिए, हर स्फेयर की मैनिफेस्टेशन के लिए। परफेक्ट। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन होता है लॉजिकल माइंड, हाँ, क्योंकि हर चीज़ को
अगर आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो उसको 10 लाख करने में पर मंथ मुझे लगेगा कि भाई कहाँ से कर लूँगी, वो क्वेश्चन जो अराइज करता है, उस लॉजिकल या उस सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे साइलेंट करें? लॉजिकल माइंड, देखिए हम लॉजिकल माइंड को इन दिनों मैनिफेस्टेशन के टाइम पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इट्स लॉजिकल माइंड जिसने आपको ये पॉडकास्ट ओपन करने के लिए सलाह दी। हमें लॉजिकल माइंड को एक तरह की अलाइनमेंट में डालना है, उसे ये बताना है कि अब मुझे ये काम करना है। अभी लॉजिकल माइंड ही है जिसने मुझे ये बताया है कि मेरी सिचुएशन ऐसी चल रही है, सबकॉन्शियस ने तो मुझे अट्रैक्ट करके दे दिया। लॉजिकल माइंड ही मुझे अवेयर करा रहा है कि अभी मुझे अपनी सिचुएशन में चेंज लेकर आना है। हम कुछ बातों के बाद से लॉजिकल माइंड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसे बिल्कुल ही सप्रेस करना चाहते हैं, जबकि वो नहीं करना है। यूनिवर्स की दी हुई हर चीज का कोई मकसद है, तो लॉजिकल को अलाइन करना है सबकॉन्शियस के साथ। ओके, ठीक है, वो दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाता है, तब जाके मैनिफेस्टेशन। और वो काउंटर करेगा तो फिर उसको कैसे शांत करना है? उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, वो भी कुछ टेक्निक्स के साथ बैलेंस किया जा सकता है ताकि दोनों साथ में चले, तभी चीज अटेन की जा सकती है। पैसे के साथ एक साइकोलॉजिकल एक जो जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट बनता है, मनी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, चाहे वो जॉब्स फेयर से हो, चाहे हस्बैंड से हो। इट्स नॉट जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम कि मैं ही कमा रही हूँ, पैसा हस्बैंड से आए तो भी पैसा है। हम थोड़े से क्लोज होते हैं, हम सिर्फ अपने पैसे की तरफ की बात करते हैं। दैट्स वन क्वेश्चन। और ये जो मनी एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसमें मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे? 2 क्वेश्चंस किए ना हम पहला सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मनी के साथ जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे को जब पे चेक मिलता है, व्हेन आई गेट माय सैलरी, तो मुझे लगता है कि बस ठीक है, उड़ाया जाए, खत्म किया जाए, इधर खर्च करो, इधर खर्च। मनी के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप रहना चाहिए? हमारी साइकोलॉजी, हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप विद मनी क्या होना चाहिए सो दैट इट ग्रोज? देखो, मैंने जब इनर वर्क किया और क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, तो मैंने देखा कि सब चीज़ की बात हो रही है कि हर चीज़ एनर्जी है, और हम एक लैक में भी जी रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है जो आपको खींचती है, नीचे लेकर आती है। और जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है जिसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है। अब पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसा भी एनर्जी है। हर मेंटोर बोल रहा है कि पैसा भी एनर्जी है, और पैसा एनर्जी, एनर्जी एनर्जी, आप एनर्जी, सोल एनर्जी, समान एनर्जी, पैसा एनर्जी। तो मेरे दिमाग में चलने लगा कि अगर मैं इसे दूर देखूंगी अब से, अपने आप से, तो इसके और मेरे बीच में एक गैप बनता है, डिस्टेंस बन रहा है, एक गैप है। अगर ये गैप रहेगा, इट मीन्स कि ये मेरा नहीं है। ठीक है। और मेरी अपनी प्रैक्टिसेस में मैंने अपना जो रिलेशन बनाया, वो मैंने खुद को, मतलब अपने हार्ट चक्रा पे ये फोकस करना शुरू किया कि ये जो मनी की एनर्जी है ये यहीं बैठी है, मुझसे दूर नहीं है। और ये रिलेशन डेवलप करने में थोड़ी सी एक्सरसाइज लगी, प्रैक्टिस लगी कि मैं ही थोड़े टाइम के बाद मैं ही वो एनर्जी हूँ। ओके, फाइन, मैं ही एनर्जी हूँ और मैं ही क्रिएटिव हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ। ये तो हम मेडिटेशंस में कर ही रहे हैं। तो अब मेरी सोच और समझ में मुझे पैसे के साथ वो रिलेशनशिप मिला कि जो मैं अपने साथ फील करना चाहती हूँ, वही वो एनर्जी भी फील करना चाहता है। अंडरस्टूड। तो जैसा आजकल पैसा हम बैंक्स में और डिजिटल मनी ज़्यादा हो चुका है, लेस ऑफ लिक्विड व्हाट वी हैव, दैट्स आल्सो क्रिएटिंग अ डिस्टेंस। बहुत मेंटर्स को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में पैसा हमेशा होना चाहिए, दैट इज़ योर रिलेशनशिप बिल्डिंग विद देम। मनी जो बैंक में पड़ा है, जो वो अलग चीज़ है, बट फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में ज़रूर हो। इज दिस ट्रू? थोड़ा सा तो ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, आप उसे फील कर पाते हैं। और अगर वो बैंक वाला मनी जो है वो पूरा फील नहीं हो पाता, उसके साथ हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कनेक्शन बनाने के लिए, उस एनर्जी फील्ड को अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए, पूरा एक इंटरेक्शन रखने के लिए
हमारे पास फिजिकल फॉर्म में जरूर मनी होना टैंजिबल, चाहिए। जिसको हम हाथ लगा सके, जिसको फील कर सके ये मेरा है। जी, तो हम एक कार्मिक रिलेशनशिप विद मनी होता है, एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप विद मनी होता है, और कौन से फॉर्म्स होते हैं और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? कार्मिक के साथ एक इमोशनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप भी है मनी का। मैंने किसी दूसरे को पैसा खर्च करते देखा, मेरी जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, तो जो इमोशन मैं पैसे के लिए क्रिएट कर रही हूँ वो मेरे अंदर कितने ब्लॉक्स लगा सकता है। तो ये जो डेस्परेशन वाला सा फीलिंग आया, पर इसमें ये ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में लोगों के साथ हो नहीं रहा। बिल्कुल ब्लॉक्स तो इस वजह से भी लग रहे हैं, इमोशनल कॉज फॉर जो मनी है, जो जिसमें हम पैसे के प्रति इमोशन क्या क्या आता है, ठीक, ज़्यादा पैसा आ जाए या कभी पैसा आ जाए और आपको सामने से किसी ने स्माइल दे दी तो मेरे ही अंदर एक थॉट चलेगा, आज मेरे पास पैसा है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर इस थॉट के थ्रू हमने अपने पैसे को खुद से दूर भेज दिया। इट मीन्स कि हमने फील किया कि वी आर नॉट सेफ विद मनी अनकॉन्शियसली, करेक्ट। कि मेरे पास जो भी आ रहा है वो पैसे के लिए आ रहा है और ये मेरा पैसा लेके चला जाएगा। तो हमने अनकॉन्शियसली पैसे के प्रति अपने आप को ये बताया दैट आई एम अनसेफ विद यू। तो ये लक्ष्मी जी हमारे पास कैसे इमोशन के साथ रहेंगी? उसके लिए इमोशनल बैलेंसिंग और इमोशनल टेक्निक्स का पूरा एक टेक्निक, मेडिटेशन, सब कुछ रहता है जिसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वैसे इमोशन जब स्टेट पे आप बात कर रहे हो तो डेली डायलॉग मेरा एक अंदर से और एक वर्बल उसमें क्या होना चाहिए पैसे के लिए, क्या सोच रहनी चाहिए कि मेरे को पैसे के लिए ये सोच होनी चाहिए जिसमें ना ग्रीड है ना कुछ है, बट आई हैव सफिशिएंट टू हैव अ गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ। आई एम सेफ विद मनी and money is always there for me. It comes from any forms it is. I'm safe with money. This is the main thing which I really need in my subconscious. क्योंकि जैसे ही ज़्यादा पैसा आएगा तो उसके साथ fear भी आ रहा है, ये छीन लेगा, कोई चुरा ना ले, रात की नींद भी चली जाती है। और हमने कई लोगों से सुना कि लोग बोलते हैं पैसा तो आ गया फिर सुकून नहीं आया। तो मेरे पास जो एक बिलीफ होना चाहिए, money brings peace in me. I am safe with money. एक ऐसा अफर्मेशन हमारे ऑडियंस के लिए आप बता सकते हैं, you know, which they can chant every day morning to set that relationship and vibe with money. हाँ, this is I am safe with money and money brings peace in my life and in within me. कि पैसे के आते ही मेरे अंदर भी एक सुकून आता है, एक शांति आती है और जितना भी पैसा आ रहा है मैं उसके साथ सेफ हूँ। डेट लोगों का बहुत बढ़ता जा रहा है, इनकम कम है, डेट ज़्यादा है। दिस इज़ अ वेरी नोन थिंग इन द मार्केट नाउ। उन ऑडियंस के लिए जो कर्जे में डूबते जा रहे हैं और अभी भी बिकॉज फॉर सर्वाइवल अ फॉल्स लाइफस्टाइल वो कर्जा लेते ही जा रहे हैं या ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, उनको मनी के साथ क्या रिलेशनशिप? क्योंकि क्या होता है जब कर्जा आता है तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, तो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब हो चुका है। वो अपने रिलेशनशिप को कैसे रीडिफाइन करें? देखो, कर्जे का जो ट्रैप है, एक होता है कर्जा कि आप ट्रैप में आ गए, लोन कन्वर्टेड इनटू डेट। डेट इज जब आप प्रीपे नहीं कर पा रहे, स्टक हो गया। लोन है जो आपने अपने आप को बढ़ाने के लिए लिया है, कॉन्शियसली लिया है एक प्रोग्राम के साथ कि मैं इस काम को करूंगा, इसमें मेरी भी ग्रोथ होगी, इसमें बैंक की भी ग्रोथ होगी या जिस भी पर्सन से आपने लिया है उसकी भी ग्रोथ होगी। तो वहां पर आपने एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है पैसे के साथ में। लेकिन अगर वो लोन रीपे नहीं होता, स्टक हो जाता है, तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। और डेट एक इमोशनल इम्बैलेंस है। जैसे ही वो इम्बैलेंसिंग आई, वैसे ही पैसे के प्रति विश्वास, वैसे ही जिससे लिया था उसके प्रति एक फ्रस्ट्रेशन, उस मोमेंट के प्रति एक फ्रस्ट्रेशन। ये जो फ्रस्ट्रेशंस आती हैं ये इतना इम्बैलेंस करती हैं कि उसके बाद वो डेट का जो ट्रैप है वो बढ़ता चला जाता है। और डेट जो है फिजिकल फॉर्म में हमें ये दिख रहा है कि मैंने इसका पैसा देना है, ठीक है। इमोशनल फॉर्म में वो मुझे एक ट्रैप में, एक लूप में लेके जा रहा है, जैसे हमने ग्रेविटी फील की है कि वो नीचे लेकर जाती है। सेम विद डेट का भी एक ऐसा एनर्जेटिक फील्ड बन रहा है जो उसमें गिराता ही जा रहा है। बिल्कुल। और वहां से निकलने के लिए ज्यादा पावर लग रही है।
तो उसमें बंदा ड्रेन हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है और निकलने के लिए मुझे पैसा चाहिए और पैसे के साथ अलाइनमेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम तो इमोशनल बैलेंस का आता है। डेफिनेटली फिर आपकी स्ट्रेटजीज हैं, पहले तैयार हो जाएं कि यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है, तो बैलेंसिंग पे काम करना है, इमोशनल बैलेंसिंग पे। तो इनके लिए क्या अफर्मेशन या क्या बेस होना चाहिए जो ये शुरू से मतलब अभी घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सके या अपने सिस्टम में ला सके कि अब इस लोन से, इस डेट से, इस प्रेशर से ये रिलीज, बिलीव्स डोंट चेंज ओवरनाइट। तो ये एक रेगुलर अफर्मेशंस बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों को बिल्ड इन करने में। ऐसी क्या अफर्मेशन होनी चाहिए फॉर देम? आई एम सेफ विद मनी विल नॉट वर्क। डेफिनेटली जब डेट ट्रैप है तो पहले तो अपना एनर्जी फील्ड समझना है कि मैं किस एनर्जी को कैरी कर रहा हूँ, मेरे अंदर मेजर एनर्जी क्या है और वो नीचे लेकर जा रही है। इट मीन्स कि वो मुझे डेट के अंदर ट्रैप कर रही है। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जितना मेरा डेट है उसे मैं स्वीकार करूँ। एक्सेप्टेंस सबको नोट डाउन करूँ। अगर मैंने किसी को 10 रुपए भी देना तो मैं उसको भी नोट डाउन करूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। और सबके साथ ही होना चाहिए आई ऑनर दैट मनी। जब मुझे जरूरत थी, ये पैसा मेरे पास आया था और दीज वर द सोर्सेज जिन नेम्स के साथ हमें आज एसोसिएशन नहीं फील हो रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मेरा जो लेनदार है उसके प्रति मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन पहले तो लिस्ट बनानी है, सबके नाम के आगे वो पैसा लिखना है और उस पैसे को सबसे पहला ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस कि यस आई रिसीव दैट मनी उस मोमेंट पे जब मुझे जरूरत थी। बिल्कुल ठीक, यहाँ से एक एनर्जी फील्ड चेंज होता है। जैसे ही वो एनर्जी चेंज होती है उसके आगे की प्लानिंग, आप उसे डेट को उतारने के लिए कैसे प्लान करते हैं, आप किसकी बात करेंगे, कैसे टेक्निक्स यूज करेंगे, किस तरह से टूल्स यूज करेंगे इस डेट से बाहर आने के लिए। अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं बहुत अच्छा है, सभी यूट्यूब पे भी है, नहीं है तो आप किसी अच्छे काउंसलर के साथ बैठ के अपना प्लान बना सकते हैं। आपने बहुत अच्छी ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिफिकेशन की बात करी। तो मतलब इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, मतलब हम कहीं भी किसी भी बड़ी भी टर्बुलेंस में हो तो हमें एक ग्रैटिट्यूड की तरफ अपना डायरेक्शन से पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो ग्रैटिट्यूड इज लाइक द बेस, टॉप मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट फॉर्म। आई थिंक सब कुछ उसके बीच में रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है। ग्रेटिट्यूड तो हर चीज का है, इवन डेट का भी है। जिसने मुझे उस मोमेंट पे डेट दिया उसका भी ग्रेटिट्यूड है। मैनिफेस्टेशन आपको थोड़ी डिलेड दिखती है क्योंकि वहां तक पहुंचने की जो सफर है, जो जर्नी है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो मगर टेक्निक क्या फॉलो की जाए? चलिए हम उसके साथ अगर उसको रोज क्या प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि मेरे पास 30 दिन का टाइम है, 1 मई से लेकर 30 मई तक। जैसे मैं अगर जॉब अप्रेजल के लिए, तो मैं क्या रेगुलर टेक्निक प्रैक्टिस करूं कि मैं जो डिजायर्ड मेरा मनी मैनिफेस्टेशन है वो हो जाए? आप उसके लिए टेक्निक विजुअलाइजेशन ऐसे यूज कर सकते हैं विद एन इमोशन, उस मोमेंट पर जाकर कि आप वो मोमेंट आज ही है। लाइक 30 मई आज ही है और 30 मई को आपको क्या चाहिए था? बॉस से एक एप्रिसिएशन चाहिए था, एक रिवॉर्ड चाहिए था, प्लस एक रिवॉर्ड चाहिए था और कुछ आपको क्लैपिंग्स चाहिए थे। ठीक है, ये वो मोमेंट है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसी मोमेंट पर आप बैठे हैं, आपको इस पल को जीना है और इस मोमेंट से वापस आना है। ओके, ठीक है, बस कुछ सेकंड्स आप इस मोमेंट को जिए, बार बार जिए, दिन में कई बार जी लें। आपका 30 मई आज ही है, चाहे आप 15 मई पे बैठे हैं, चाहे आप 25 मई पे बैठे हैं, पर 30 मई आज ही है, इसी मोमेंट पर है। जितनी भी बार आप विजुअलाइज कर रहे हैं। और इसमें बॉस मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे एक अच्छा सा लेटर मिल रहा है, सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाओ। तो मतलब वो सब उसका एक अच्छा सा स्टोरी बना के उसमें इमोशंस डाल के सब चीज़ों का फ्लेवर्स लगा के उस मोमेंट को एंजॉय करना है। और होगा यही कि जैसे ही हमारी बॉडी उस इमोशन में जीना शुरू करती है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। अभी तो ये क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च, उन सब ने यही प्रूव किया है कि जैसा इमोशन वैसी मैनिफेस्टेशन। और इमोशंस में जैसे कहते हैं डिविएशंस कैसे आती हैं? आपने अलाइनमेंट की बात करी, लॉजिकल और सबकॉन्शियस माइंड की। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड, एक टेक्निक इसके लिए भी, क्योंकि लॉजिकल माइंड जब मुझे 1 से 5 करना है 30 तक, वो बोलेगा कि तू करेगी कैसे, तो उसको मैं कैसे
अलाइन कर सकूं? आई नो आई एम टेकिंग योर काउंसलिंग वो, नो लेकिन हम कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं कि हाँ मैं मेरा फर्स्ट रिजल्ट अचीव हो सके? इसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है बैक काउंटिंग। ओके, ठीक है, आपको बैक काउंटिंग विजुलाइज करनी है। अब इमेजिन करें कि आपके सामने 6 फीट की दूरी पर एक टीवी स्क्रीन है और उस पर बैक काउंटिंग चल रही है। वो कलर्स आपके अपनी पसंद के हो सकते हैं, नंबर्स का जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो आपकी पसंद का हो सकता है, नियॉन कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बैक काउंटिंग उस पर विजुलाइज करें। जैसे ही आप बैक काउंटिंग में जा रहे हैं और आपका 3 2 1 आता है, उस टाइम पर आप एक अफर्मेशन दें। मैं जैसे ही 3 2 1 देखूंगी, मेरा लॉजिक माइंड शांत हो जाएगा और मैं अपनी मैनिफेस्टेशन ग्राउंड पर पहुंच जाऊंगी। ओके, मतलब एकदम से स्विच स्विच हो गया। और मैंने ये बार बार खुद को बोल के प्रोग्राम किया। जैसे ही मैं 3 2 1 अब विजुलाइज करूंगी, मैं मैनिफेस्टेशन ग्राउंड पर पहुंच जाऊंगी, मेरा लॉजिक माइंड शांत हो जाएगा। Will not question me for anything. Not at all. And Okay. it will support me also. Okay. ठीक है, ये अफर्मेशन हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो हमारे सपोर्ट में आ जाता है। द मोमेंट वी सी 3 2 1, वैसे ही हम मैनिफेस्टेशन ग्राउंड में होते हैं और हमारा लॉजिक माइंड शांत हो जाता है। उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं। परफेक्ट। क्योंकि मेरे को हर चीज़ को करने से पहले ना एक लॉजिकल माइंड बार बार क्वेश्चन करता है। वो ज़्यादा एक्टिव है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि लिख तो रही है, करेगी कैसे। तो वो करेगी कैसे, जब वो क्वेश्चन आ जाता है तो वो डाउट आ जाता है। जहाँ डाउट आता है वहाँ मैनिफेस्टेशन में लूप होल्स आ जाते हैं। ब्यूटीफुल ऋचा, यू गिवन अस सो मच, लाइक मतलब पूरा अबंडेंस लग रहा है कि अब तो पैसा जल्दी से, तो मनी तो आ गया, बट मनी के साथ पॉजिटिविटी कैसे आएगी, उसके लिए एक छोटा सा फॉर आवर ऑडियंस, पैसा आ गया, पीस, पॉजिटिविटी एंड वो मनी मेरे पास ही रहे। सबसे पहले आप ये समझिए कि द सोल पर्पस ऑफ मनी इज एप्रिसिएशन। आपने किसी कंपनी में सर्विस दिया, उसके एप्रिसिएशन के बदले आपको पैसा मिला। तो पैसा इज ओनली एप्रिसिएशन एंड अ फीलिंग। आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कोई इमोशन, कोई चीज़ को, तभी आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको वो एप्रिसिएशन के तौर पे मिल रहा है। और यूनिवर्स का एक लॉ है कि आप जो चीज़ देते हैं वो चीज़ आपको पलट के वापस मिलती है, बढ़ के मिलती है। तो आप एप्रिशिएट भी करना शुरू करें। ये एक सबसे पहली टेक्निक है, एप्रिसिएशन को भी अपने अंदर एक क्वालिटी को बढ़ाना। ये भी वेल्थ मास्टरी में एक पॉइंट है कि आप एप्रिशिएट कैसे कर पाते हैं। एंड गिविंग थ्रू मनी, थ्रू पॉजिटिविटी, आप किसी की लाइफ में किसी को इग्नाइट कर रहे हैं विद अ थॉट ऑल्सो, आपने किसी को इग्निशन दे दिया, इट्स ऑल्सो गिविंग। अब यहाँ मैं एक लॉजिकल गिविंग की बात करूँगी जो पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एंड दैट इज टाइडिंग, प्रैक्टिस ऑफ टाइडिंग, जिसे हम दसवंत भी कहते हैं। ओके, ठीक है, चाहे हम हिंदू धर्म में बात करें, सिखिज्म में बात करें, दसवंत की बात की गई, और अगर बाइबल में बात करें तो उन्होंने इसको टाइडिंग बोला है। टाइडिंग मीन्स कि पूरा मैथ्स है 10% ऑफ योर इनकम। अब जब 10% की बात आती है तो बड़ा पेनफुल लगता है। 10%, आप 1 लाख का 10% तो दे पाएंगे, लेकिन अगर आपने 10 करोड़ कमा लिया तो 10% निकालना लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। तो वो जो गिविंग है, वो जो एप्रिसिएशन है, द वे ऑफ एप्रिसिएशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग विद अनकंडीशनल लव एंड दिस थिंग्स, विशेस, वो आपकी आने वाली समृद्धि के लिए, आपका जो जिसे हम बोले रिसीविंग कैपेसिटी, उसको बढ़ा देता है। तो मैं अकेले नहीं कह रही, पूरे का पूरा हर धर्म कह रहा है कि टाइडिंग इज अ कॉन्सेप्ट जो आपकी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसे प्रैक्टिस धीरे धीरे करके किया जा सकता है और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत पैसा लेकर आता है। इसके साथ क्यों इसको प्रैक्टिस करना, इसका जो साइंस है वो ये कहता है कि जब आप देना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को वर्दी मानना शुरू करते हैं। यस, आई कैन हेल्प, आई कैन गिव। तो वो जो वर्थ है ना, उसमें अपनी वर्थ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, आपका जो रिसीविंग मोड है वो एक्टिव हो रहा है।
तो दैट्स इट। सो बेसिकली पाने के लिए दिल खोल के देना सीखो, दिल खोल के अप्रिशिएट भी करें आप, अप्रिशिएट भी करें, और जो आपका आ रहा है उसमें से परसेंटेज ऑफ इट देना भी सीखिए। तो इट्स अ रेसिप्रोकल थिंग, जितना आपकी कैपेसिटी, और जब आप ऐसे रहेंगे तो आपको ऐसे नहीं रहना पड़ेगा। That's a wonderful say. Thank you so much, Richa. Thank you so much. I'm sure हमारे ऑडियंस को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स मैं तो करूंगी फॉर श्योर, एंड हफ्ते के बाद फीडबैक दूंगी कि मेरी टीम की और मैंने क्या चेंज लाए और कहा। Thank you so much. Thank you.